हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड 12th क्लास का आर्ट्स स्ट्रीम का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर सॉल्यूशन सेट 2 का। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स। ठीक है, आपका एग्जाम में ऐसे ही आएगा, 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन यानी टोटल 20 मार्क्स। ठीक है, तो 41 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। शीत युद्ध का क्या अर्थ है, इसमें पूछा है व्हाट इज मीन्ड बाय कोल्ड वॉर। शीत युद्ध क्या है, तो आप लोग लिखना, 2 मार्क्स का, इसलिए छोटे छोटे आंसर बता रही हूँ। ठीक है, शीत युद्ध साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा के बीच वैचारिक संबंध था। सॉरी, यहाँ पे संबंध नहीं, युद्ध होगा, वैचारिक युद्ध था। ठीक है, वैचारिक युद्ध था। शीत युद्ध साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा के बीच वैचारिक युद्ध था, माने विचार का युद्ध था। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, यूएसएसआर, और पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व यूएसए यानी अमेरिका कर रहा था। ये यानी शीत युद्ध 1945 में शुरू हुआ था। ठीक है, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था, ये अन्य युद्धों के जैसा खून खराबे वाला युद्ध नहीं था। ये मैंने आंसर बता दिया, थोड़ा समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, शीत युद्ध जो है वो खून खराबे वाला या फिर आक्रमणी गोली बंदूक ये सबसे मार नहीं हुआ था। इसमें शीत युद्ध जो है बहुत ही शांतिपूर्वक चला था, विचारधारा का, ओपिनियंस का युद्ध था, वॉर था, इसीलिए इसका नाम शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर पड़ा, क्योंकि इसमें खून खराबा नहीं हुआ था, कोई भी जान नहीं गई थी। ठीक है, तो शीत युद्ध जो है वो विचारधारा का, ओपिनियंस का युद्ध था। ठीक है, क्या क्या विचारधारा थी, साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा, इन तीनों के बीच में टकराव चल रहा था। 1945 से ये शुरू हुआ था और साम्यवादी विचारधारा जो है उसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है, यानी इसको मॉनिटर कौन कर रहा था, सोवियत संघ, यूएसएसआर। और पूंजीवादी विचारधारा जो है उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, यानी अमेरिका की विचारधारा थी ये पूंजीवादी विचारधारा, और ये 1945 से शुरू हुआ था। क्लियर है। अब देखो 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है, गुण निरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन अलाइनमेंट एंड न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता जो है उसका अर्थ है महाशक्तियों, यानी कि महाशक्ति कौन कौन थे उस वक्त में, सोवियत संघ, रूस और अमेरिका, है ना, यूएसएसआर एंड यूएसए। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है महाशक्तियों के गुटों में शामिल नहीं होना, महाशक्तियों ने अपने गुट बना रखे थे, उसमें किसी में शामिल नहीं होना, यही अर्थ होता है गुट निरपेक्षता का। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों से यह जुड़े होते हैं। गुट निरपेक्ष जो देश होते हैं, नॉन अलाइनमेंट में जो कंट्री आते हैं, वो इंटरनेशनल मामलों में जुड़े होते हैं। कई बार गुट निरपेक्ष देश युद्ध को टालने के लिए काम किया है, कई बार ऐसा हुआ है कि गुट निरपेक्ष देश ने युद्ध को टालने के लिए काम किया है, बीच बचाव किया है और हो रहे युद्ध को रोकने का प्रयास भी किया है। ठीक है, लेकिन परंतु तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल नहीं होने की नीति का पालन करना। ठीक है, तो देखो यहाँ गुट निरपेक्षता में क्या था कि महाशक्तियों के गुटों में शामिल नहीं होना, लेकिन तटस्थता का अर्थ होता है युद्ध में शामिल नहीं होने की नीति का पालन करना। ठीक है, युद्ध में शामिल नहीं होना, यही उसका पॉलिसी होता है तटस्थता का। तटस्थता का पालन करने वाले देश के लिए जरूरी नहीं है कि वो युद्ध को समाप्त करने में मदद करे, यानी तटस्थता का पालन करने वाले जो देश है वो युद्ध को समाप्त करने में भी मदद करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते हैं। जो तटस्थता के अंदर जो देश आते हैं वे युद्ध में नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, और ना ही युद्ध के सही गलत होने में उनका कोई पक्ष होता है, यानी कि हम लोग बोलते हैं ना ये चीज़ गलत है ये सही है, तो इस टाइप का भी कोई काम नहीं करता तटस्थता वाला देश। ठीक है, ये पूरा अलग थलग रहता है, ना ही युद्ध में शामिल होगा, ना ही युद्ध में कौन सही कौन गलत इसका बारे में वो कोई पक्ष रखेगा। ठीक है, वही गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता माने कोई गुट में शामिल नहीं होना, लेकिन अगर युद्ध हो रहा है तो उसको, उस मामले को सल्टाना, युद्ध को रोकने की कोशिश करना, ये सब भी करते थे ये देश। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 43 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन के क्या नाम थे, व्हाट वर द नेम्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस इन कोल्ड वॉर। ठीक है, यानी कोल्ड वॉर में वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस का क्या क्या नाम था। शीत युद्ध जो 1945 से शुरू हुआ था 1945 से, उसमें पूर्वी गठबंधन का नाम
नेम ऑफ ईस्टर्न अलायंस था सोवियत संघ, रूस, यूएसएसआर, और पश्चिमी गठबंधन का क्या नाम था? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, क्योंकि अमेरिका इसका नेतृत्व कर रही थी, यूएसए। नेम ऑफ वेस्टर्न अलायंस संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखो 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किस देश को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है? क्या वर्चस्व स्थायी है? विच कंट्री इज इन द पोजिशन ऑफ हेजमनी? इज दिस हेजमनी परमानेंट? नहीं, ये हेजमनी जो होता है वर्चस्व, ये परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, तो चलो देखो आंसर। अमेरिका को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है। आज देखो वर्तमान समय में अमेरिका को सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहा जाता है, माना जाता है, और है भी अमेरिका सबसे शक्तिशाली। तो जो सबसे शक्तिशाली होता है, जिसमें सारी शक्ति निहित होती है, उसी वर्चस्व कहते हैं, हेजमनी कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में अमेरिका जो है सबसे शक्तिशाली है, तो इसलिए कह रही हूँ कि अमेरिका को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है। अब देखो आगे पूछा, क्या वर्चस्व स्थायी है? इज द हेजमनी परमानेंट? नहीं, ये स्थायी नहीं है। वर्चस्व कभी भी स्थायी नहीं होती, क्योंकि सर्वाधिक शक्तिशाली देश ही वर्चस्व प्राप्त करता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश होता है उसी को हेजमनी मिलता है। और अमेरिका के बाद चीन, रूस इस शक्ति की होड़ में है। ठीक है, तो जिस दिन अमेरिका से ज्यादा ताकत हो गया दूसरे देश को, तो हेजमनी के पोजीशन पे कौन आ जाएगा? दूसरा देश आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इसका कोई चांस नहीं दिख रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है? एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिपोलर वर्ल्ड? ठीक है, तो एक ध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल एक महाशक्तिशाली देश का वर्चस्व होता है। ठीक है, तो एक ध्रुवीय विश्व क्या है? एक ध्रुवीय दुनिया क्या है? यूनिपोलर वर्ल्ड क्या है? एक ध्रुवीय वर्ल्ड एक ऐसी वर्ल्ड है, एक ऐसी दुनिया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में केवल एक, सिर्फ एक महाशक्तिशाली देश का वर्चस्व होता है, उसका हेजमनी होता है। शीत युद्ध के अंत यानी 1991 से ही विश्व राजनीति में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका का वर्चस्व, अमेरिका का हेजमनी बना हुआ है। ठीक है, शीत युद्ध से पहले क्या था? दो महादेश थे, कौन कौन? सोवियत संघ, रूस और अमेरिका। लेकिन जैसे ही शीत युद्ध का अंत हुआ और सोवियत संघ, रूस का भी अंत हुआ, तो क्या हुआ? अमेरिका जो है विश्व राजनीति में वर्चस्व बन गया था। ठीक है, पूरा वर्चस्व उसने ले लिया। 46 नंबर क्वेश्चन देखो। 46 नंबर, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2016 में किस स्थान पर और किस भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2016 में लाओस नामक स्थान में, लाओस एक जगह का नाम है, ठीक है, लाओस नामक स्थान में 14वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। देखो यहाँ पूछा है कौन से भारत आसियान शिखर सम्मेलन में? 14वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में। ठीक है, और उस जगह का नाम पूछा है जिस पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2016 में आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, तो उस जगह का नाम है लाओस। क्लियर है? चलो आप देखो 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? श्रीलंका में जातीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं? देखो श्रीलंका में जातीय संघर्ष चलता रहा काफी सालों तक। श्रीलंका के बहुसंख्यक है जो सिंहली समुदाय जिनको जाना जाता है जिस नाम से, श्रीलंका के बहुसंख्यक को क्या बोलते हैं? सिंहली समुदाय। और भारत छोड़ के श्रीलंका में बसे तमिल आबादी, यानी भारत से गए हुए जो तमिल है वो श्रीलंका में जो बस गए हैं उसको बोलते हैं तमिल। ठीक है, तमिल समुदाय या तमिल आबादी के बीच में जातीय संघर्ष छिड़ गया था। ठीक है, तो जातीय संघर्ष किनके बीच में था? पहला है सिंहली समुदाय जो बहुसंख्यक है श्रीलंका की, और दूसरा है तमिल आबादी जो भारत छोड़कर श्रीलंका में बसे है। इन दोनों के बीच में जातीय संघर्ष छिड़ गया था। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था, सिंहली राष्ट्रवादी जो थे उनका मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। ठीक है, उन लोगों को था कि उन लोग से कोई सख्त व्यवहार करे, कोई से रियायत नहीं बरते, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। ये कौन बोल रहा था? सिंहली राष्ट्रवादी जो थे उन लोग का मानना था कि श्रीलंका जो है सिर्फ सिंहली लोगों का है, इसलिए तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर दूसरी तरफ तमिलों ने, जो तमिल थे भारत से श्रीलंका में जो बसे हुए हैं, उन लोगों ने श्रीलंका में एक अलग राष्ट्र की मांग की। ठीक है, सोच लो यहाँ से जाके बसे और वहां पे एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो संघर्ष तो हो गई ना। दूसरे के देश में जाकर आप लोग, अगर कोई भी जाके दूसरा देश में जाकर वहां से हिस्सा ले, है ना, तो संघर्ष तो रखा ही हुआ। तो इसीलिए यही था जातीय संघर्ष। क्लियर है? इसमें राजीव गांधी ने शांति सेना भी भेजा था, लेकिन वहां का जो लिट्टे करके एक था संगठन
तमिल एलम करके था, वो लोग उस बहुत ही गुस्सा हुआ और वहाँ का जनता भी बहुत गुस्सा हुई, भड़क गई कि हम लोग का घरेलू मामला है, इसमें क्यों आया भारत बीच में। तो इस वजह से राजीव गांधी को वापस शांति सेना को बुलाना पड़ा था। और वहीं जो तमिल थे वहाँ बसे हुए भारत के, उन लोग का भारत में तमिल जो लोग थे वो लोग भारतीय सरकार को प्रेशर डाल रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि हम लोग का साथ दे, हम लोग के साथ बोले, ठीक है, हम लोग को सपोर्ट करे। तो यही सब चला। 48 नंबर क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? देखो यहाँ मैंने 4 बताया, आप लोग 2 भी लिखोगे तो काफी है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य भिन्न भिन्न राष्ट्रों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को बढ़ाना, यानी दोस्ती को बढ़ाना, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिख सकते कि दोस्ती को बढ़ाना, अच्छे से लिखना होगा। तो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग राष्ट्रों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना। सेकंड पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, यानी इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। थर्ड इसका देखो उद्देश्य क्या है? आपसी सहयोग से, यानी आपस में सहयोग से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या को हल करना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को हल करना, सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि गली में नुक्कड़ में लड़ाई हो रहा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो आके सुलझाएगा, ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करता है, ठीक है। तो ये वर्ड जरूर लिखिएगा कि आपसी सहयोग से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना। फोर्थ देखो क्या है इसका उद्देश्य? उपयुक्त हितों को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न राष्ट्रों की कार्यवाही में तालमेल बनाए रखना, यानी ऊपर जो 3 पॉइंट है उन सब को पूरा करने के लिए, सही से इन सबको हित को पूरा करने के लिए अलग अलग देशों की कार्यवाही में, अगर कोई भी देश कार्यवाही कर रहा है मैत्रीपूर्ण संबंध को बनाए रखने के लिए, या अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए, या फिर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए, तो सबको, जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश है उन सबको राष्ट्र की कार्यवाही में तालमेल बनाए रखना है, ठीक है। उन सबको इसमें मिलजुल के काम करना होता है। अब देखो 49 नंबर क्वेश्चन है, देशी रियासतों अथवा रजवाड़ों से क्या अभिप्राय है? स्वतंत्रता के समय भारत में ऐसे रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी? हम लोग की दादी नानी सुनाती थी ना राजा रानी की कहानी, तो वही है रजवाड़ा, जब राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो चलो बताओ कैसे लिखना है। देशी रियासतों अथवा रजवाड़ों पर राजाओं का शासन हुआ करता था, है ना। देशी रियासत जिसके बारे में पूछा है क्वेश्चन में, राजवाड़ों से क्या अभिप्राय है? तो देशी रियासतें अथवा राजवाड़ों दोनों सेम मीनिंग वर्ड है, दोनों का एक ही अर्थ है कि देशी रियासतों अथवा राजवाड़ों पर राजाओं का शासन हुआ करता था। किंग्स जो है वो रूल किया करते थे उस समय, ठीक है। राज्य अपने राज्य के घरेलू मामलों पर अपना शासन चलाते थे। जो राजा हुआ करते थे वो अपने राज्य के घरेलू मामले जो भी होते हैं, उनके राज्य के जो अंदर के मामले हैं उसको बोलते हैं घरेलू मामले, उन पर अपना शासन चलाते थे, ठीक है। उनके हिसाब से नियम कानून होता था। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे, यानी उस समय जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, ठीक है, अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था ना हमारे देश भारत पर, तो उस समय 1/3 हिस्सा, यानी अगर 3 हिस्सा में बांट दिया जाए तो उसमें से 1 हिस्सा में रजवाड़ा कायम थे, 1 हिस्सा में राजा का शासन चलता था, है ना, और 2 हिस्से में अंग्रेजों का शासन था। तो 1 हिस्सा भारत का अगर मान लो 3 हिस्सा कर दिया जाए तो 1 हिस्से में रजवाड़ा प्रथा ही चलता था, रियासत ही चलता था, है ना, राजा शासन करता था और अपने राज्य के घरेलू मामलों पर अपना शासन चलाता था। और स्वतंत्रता के समय, ठीक है, तो आगे देखो क्या पूछा, स्वतंत्रता के समय भारत में ऐसे रजवाड़े की कुल संख्या कितनी थी? ऐसे रजवाड़े की संख्या कुल 565 थी स्वतंत्रता के समय, ठीक है। अब देखो 50 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया? उन्मूलन का मतलब होता है खत्म कर देना, ठीक है। और इसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया? तो इसको खत्म करके किस आयोग का, उस आयोग के बदले में किस आयोग का गठन किया गया था? इसका आंसर है 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म किया गया या उसका उन्मूलन कर दिया गया था, और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि योजना आयोग का उन्मूलन किसने किया था?
तो प्रधानमंत्री मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।